पोषक माध्यम। अब पोषक माध्यम जो है बेटे कार्बन स्रोत हो सकते हैं, जैसे सुक्रोज है ना, अकार्बनिक लवण है, विटामिन है और अन्य अमीनो अम्ल तथा वृद्धि नियंत्रक जैसे ऑक्सिन। तो ऑक्सिन में किसको यूज लेंगे, IAA का यूज लेंगे। और ये साइटोकाइनिन जिसमें किसका यूज लोगे आप, BAP आदि प्रदान करें। यानी बेटे ये भी ध्यान रखना कि टिश्यू कल्चर करवाना है, मैंने पूरी प्रोसीजर आपको बता दिया कि टिश्यू कल्चर करवाना है तो हमें बेटे एक तो पहले ऑटोक्लेव करना पड़ेगा उपकरणों का, फिर हमें प्रयोगशाला कक्ष की जरूरत पड़ेगी जो एयर कंडीशनर होना चाहिए, वातानुकूलित होना चाहिए। उसके बाद में बेटे हमें जो है पोषक की भी जरूरत पड़ेगी, यानी जब नई कोशिकाएं बनेगी तो उन्हें खिलाया क्या जाएगा, तो नई कोशिकाओं को पोषण के रूप में बेटे याद रखना, पोषण के रूप में क्या दिया जाएगा, तो पोषण के रूप में सबसे पहले सुक्रोज, ये बच्चों याद रखना, यानी सुक्रोज का इस्तेमाल किया जाता है ना, सुक्रोज। उसके अलावा अकार्बनिक लवण, यानी जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड वगैरह ये हो सकते हैं। विटामिन की जरूरत पड़ेगी पोषक माध्यम के, याद रखना। उसके अलावा बेटे अमीनो अम्ल की जरूरत पड़ेगी और वृद्धि नियंत्रक की भी जरूरत पड़ेगी, यानी ग्रोथ हार्मोन, इन्हें कहते हैं यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन। तो दो तरह के ग्रोथ हार्मोन की रिक्वायरमेंट होगी, ऑक्सिन, और ऑक्सिन के रूप में किसका इस्तेमाल करोगे, इंडोल एसिटिक एसिड का। क्या काम होगा, ये जड़ के निर्माण को प्रेरित करता है बेटे। और दूसरा है साइटोकाइनिन, जिसमें आप यहां यूज ले सकते हैं बेंजाइल अमीनोप्यूरिन, ये सूट निर्माण को प्रेरित करता है। तो यहां आप देखें कि टिश्यू कल्चर अगर करवाना है तो बेटे पोषक माध्यम, मतलब संवर्धन माध्यम नहीं, पोषक माध्यम, तो पोषक माध्यम के लिए सुक्रोज इस्तेमाल किए जाएंगे, अकार्बनिक लवण बेटे यूज लिए जाएंगे, कुछ विटामिन यूज ली जाएगी, कुछ अमीनो अम्ल यूज लिए जाएंगे। उसके अलावा कुछ वृद्धि नियंत्रक कारक भी काम आएंगे, जिसमें एक तो ऑक्सिन होगा और एक साइटोकाइनिन। तो ये क्वेश्चन आता है कि कल्चर मीडिया पर कौन कौन से हार्मोनों का उपयोग किया जाता है, तो बेटे एक तो ऑक्सिन हार्मोन होगा और एक साइटोकाइनिन होगा। ऑक्सिन के रूप में तो बेटे इंडोल एसिटिक एसिड होगा और साइटोकाइनिन के रूप में बेंजाइल अमीनोप्यूरिन होगा। इस विधियों का प्रयोग द्वारा अत्यंत ही अल्प अवधि में हजारों पादपों का संवर्धन हो सकता है। यानी बेटे कल्चर करवाना है, अब कल्चर तो मानव के हाथ में होता है ना, बहुत लंबी प्रयोगशाला है, हजारों पौधों की कोशिकाएं उसमें संवर्धन माध्यम में लगा दी, तो एक साथ हजारों पौधों का निर्माण किया जा सकता है। तो बेटे देखिएगा, प्रजनन में तो एक पर्टिकुलर समय होगा कि यार इतने समय में आएगा, इतने समय में ये होगा, और कल्चर तो मानव के द्वारा करवाया जा रहा है बेटे, तो कुछ ही समय के अंदर हजारों पौधे जो है इस विधि के माध्यम से बनाए जा सकते हैं। यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़े बेटे अपन, तो उत्तक संवर्धन द्वारा हजारों की संख्या में पादपों को उत्पन्न करने की विधि ये सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। सूक्ष्म प्रवर्धन का माने होगा बेटे माइक्रो प्रोपेगेशन। तो बिल्कुल सिंपल सी है कि कल्चर मीडिया के द्वारा हजारों की संख्या में पौधे उत्पन्न करने की यह विधि सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है, माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाती है। कारण क्या है कि बेटे इसमें पादप का सूक्ष्म भाग लिया जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा पौधा हमने प्रयोगशाला में उगाया है, पादप का एक छोटा से छोटा सूक्ष्म भाग जिसको एक्सप्लांट कहेंगे वह लिया जाएगा, और बेटे कुछ ही समय में हजारों की संख्या में नए पौधों का निर्माण कर लिया जाएगा। तो इस विधि को माइक्रो प्रोपेगेशन यानी सूक्ष्म प्रवर्धन भी कहा जाता है। आगे बढ़े बेटे अपन, तो यहां पर आप देखिएगा उसके बाद में आता है इसमें प्रत्येक पादप, ये ध्यान रखना, प्रत्येक पादप आनुवांशिक रूप से मूल पादप के समान होते हैं। ये याद रखना बेटे, यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि यहां पर देखिएगा, जैसे ये पौधा है और इस पौधे से अपन ने एक सेल को निकाला और इस सेल से आगे चलकर वापस बेटे इसी के जैसा ये पौधा बन गया। तो आप ये बताओ कि ये पौधा क्या ट्रांसजेनिक है क्या? नहीं है। यहां से अपन ने इस सेल को लिया और इस सेल का कहां रखा बेटे? इसको रखा संवर्धन माध्यम में, और संवर्धन माध्यम में इस कोशिका से ये वापस का वापस यहां पर ये न्यू प्लांट बन गया।
न्यू प्लांट। तो ये जो प्लांट बना है इसकी आनुवांशिकी इसकी पौधे के जैसी ही रहेगी, क्योंकि यहां पर आपने कोई इसमें नई जीन का समावेश नहीं किया है। तो उत्तक संवर्धन में बनने वाले जो पादप होते हैं ये आनुवांशिक रूप से मूल पादप के समान होते हैं। ये याद रख, कोई आनुवांशिकी चेंजेस नहीं आएगा। जहां से ये पैदा हुए वहां सोमा क्लोन कहलाते हैं, यानी जहां से ये पैदा होते हैं बेटे उसे सोमा क्लोन कहते हैं, मतलब सिमिलर क्लोन। सोमा क्लोन का माने बेटे सिमिलर, यानी उसके जैसा ही बनेगा, कोई अलग से नहीं बनेगा, याद रखना उसके जैसा ही बनेगा। तो ये थोड़ा सा याद रख लें, इसे सोमा क्लोन कहा जाता है। अधिकांश महत्वपूर्ण खाद्य पादपों में, यानी जैसे बेटे टमाटर है, केला है, सेब है आदि का बड़े पैमाने पर उत्पादन इसी विधि के द्वारा किया गया है। यानी याद रखो कि जो अधिकांश खाद्य पादप होते हैं, है ना, खाद्य पादप जैसे टमाटर है, केला है, सेब है, इनका बड़े बड़े पैमाने पर उत्पादन टिश्यू कल्चर के माध्यम से ही कर लिया गया है। तो इतना भी आपको याद रखना है। इस विधि का अन्य महत्वपूर्ण उपयोग रोग ग्रसित पादपों से स्वस्थ पादपों का पुनः लाभ भी है। बेटे इस विधि से क्या होगा कि जो पौधे रोगों से ग्रस्त होंगे ना, उन पौधों की कोशिका को लेकर और रोग रहित पौधे भी इस विधि के माध्यम से बनाए जाते हैं। तो यहाँ आप देख लें कि इस विधि का अन्य महत्वपूर्ण उपयोग यह भी है कि रोग ग्रसित पादपों से स्वस्थ पादपों का निर्माण भी बेटे इस विधि के माध्यम से कर लिया गया है, इस विधि के माध्यम से कर लिया गया है। उसके अलावा देखो, यदि पादप विषाणु से संक्रमित है, ये ध्यान रखना बेटे, यदि पादप विषाणु से संक्रमित है तब विभोजोत्तक यानी सीड्स, ये ध्यान रखना मेरे, मेरिस्टेमिक टिश्यू, मेरिस्टेमिक टिश्यू। और बेटे ये मेरिस्टेमिक टिश्यू है वायरस फ्री जोन, इसको बोला जाता है वायरस फ्री जोन। ये थोड़ा सा याद रखें कि बेटे जो मेरिस्टेमिक टिश्यू है ये वायरस फ्री जोन होता है। तो अगर यदि पादप वायरस से संक्रमित है तो अब अपन क्या करें, पौधे से नहीं ले कोशिका को, कहां से लें अपन कोशिका को, उसको मेरिस्टेमिक टिश्यू से लें। तो मेरिस्टेमिक टिश्यू बेटे वायरस फ्री जोन होता है, यहां पर वायरस का संक्रमण नहीं होता क्योंकि यहां की कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती है। तो अगर कोई पौधा बेटे वायरस से संक्रमित है तो अपन क्या करें कि उसके मेरिस्टेमिक जोन से कोशिका को लें और उस कोशिका को कल्चर मीडिया पर रखें और उससे जो नया पौधा बनेगा वह क्या होगा, वायरस फ्री होगा। तो यहां आप देख लें कि यदि पौधा वायरस से संक्रमित है तब विभोजोत्तक विषाणु से अप्रभावित रहता है। अतः विभोजोत्तक को अलग कर इसे विट्रो उगाया जाए ताकि विषाणु मुक्त पादप तैयार किए जाए, विट्रो में उगाया जाए। विट्रो का माने होता है बेटे शरीर से बाहर या संवर्धन माध्यम पर उगाया जाए, है ना, संवर्धन माध्यम पर। विट्रो का माने होता है शरीर से बाहर। तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है बच्चों कि अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, ये ध्यान रखना, इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे ये वाला, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? यदि पौधा विषाणु से संक्रमित है तो बताओ उस पौधे में कल्चर कौन से भाग से करवाया जाएगा? तो जवाब क्या है, यानी विभोजोत्तक क्षेत्र। बेटे विभोजोत्तक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर वायरस का संक्रमण नहीं होता। तो अब क्या किया जाएगा कि विभोजोत्तक क्षेत्र से कोशिका को लेकर उसे विट्रो यानी शरीर से बाहर किसी संवर्धन माध्यम में उसका कल्चर करवाया जाए और जो पौधे आपको यहां पर मिलेंगे वो वायरस फ्री होंगे, यानी वायरस से संक्रमित नहीं होंगे। उसके बाद में देखो, पादपों की दो विभिन्न किस्मों से अलग अलग लिया गया, अलग अलग किया प्रोटोप्लास्ट। अभी बताऊंगा बेटे, युग्मित होकर संकर प्रोटोप्लास्ट उत्पन्न करता है जो आगे चलकर एक नए पौधे को जन्म देगा। यानी बेटे ध्यान रखना, प्रोटोप्लास्ट का माने होता है यहां पर प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट का माने होता है सेल वॉल रहित रचना, रहित रचना। तो बेटे यहां पर याद रखना
यानी प्रोटोप्लास्ट जो होता है वह सेल वॉल रहित होता है। अब देखो यहां पर कि हमारे पास में ये यहां पर है बेटे पोटैटो सेल और एक तरफ है यहां पर टोमेटो सेल। पहले दोनों का अपन ने -CW कर दिया तो ये इसका भी हमें क्या मिला, प्रोटोप्लास्ट मिला। और इसका भी क्या मिला बेटे, इसको भी अपने -CW कर दिया, इसका भी यहाँ क्या मिला, प्रोटोप्लास्ट मिला। बेटे दोनों का आपस में संयोजन करेंगे तो यहाँ बनेगा साइब्रिड, यानी साइब्रिड वह रचना होगी जहां पर दोनों केंद्र का आपस में फ्यूज नहीं होंगे। और बेटे जब इसका विकास होगा तो इसके विकास से एक पौधा बनेगा जिसको कहोगे पोमेटो, यानी सोलेनम लाइकोपर्सिकम। इसका जो नाम होगा बेटे ये होगा सोलेनम और लाइकोपर्सिकम। और इस पौधे की विशेषता ये होगी बेटे कि ये ऐसा पौधा होगा जिसमें बेटे यहां पर ऊपर तो इसमें टमाटर आएंगे और नीचे की साइड में इसमें क्या आएंगे बेटे, आलू लगेंगे। यानी इस पौधे के ऊपर की साइड में तो टमाटर आएंगे, याद रखना, और नीचे की साइड में बेटे इसमें क्या आएंगे, आलू आएंगे। यहाँ पर तो यहाँ पर बेटे क्या होगा कि इधर तो यहाँ पर तो ये क्या रहेंगे बेटे, टमाटर और नीचे की तरफ इसमें क्या आएंगे, यानी आलू। तो ये पौधा होता है पोमेटो। तो एक बार और समझ ले कि बेटे विभिन्न पादपों में दो किस्मों के अलग अलग प्रोटोप्लास्ट लिए जाते हैं। अब प्रोटोप्लास्ट क्या होते हैं, किसी कोशिका से सेल वॉल को हटा दिया जाए तो वह रचना कहलाती है प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट का माने कोशिका भित्ति रहित रचना। बेटे यहाँ दो कोशिका को लिया है, एक तो आलू की कोशिका और एक टमाटर की कोशिका, दोनों से सेल वॉल को हटा दिया, दोनों के प्रोटोप्लास्ट बन गए। उसके बाद में बेटे फ्यूजेनिक एजेंट यहाँ पर होंगे, उन एजेंट की मौजूदगी में इन्हें आपस में मिलाया जाएगा तो यहाँ बनेगा साइब्रिड। यहाँ दोनों के केंद्रक अलग अलग होंगे, इसका विकास होगा तो पौधा बनेगा पोमेटो। तो पोमेटो, पोटैटो प्लस टोमेटो बराबर पोमेटो। तो ये एक ऐसा पौधा है जो ऊपर की तरफ तो इसमें टमाटर आएंगे और बेटे जड़ों के अंदर इसमें आलू आएंगे। तो ये पौधा ऐसा है जो जमीन में तो आलू और एयर में बेटे ये टमाटर देगा, लेकिन अभी ये लेबोरेटरी तक ही सीमित है। तो आप देखिएगा कि यह संकर कायिक संकर कहलाता है, जब यह प्रक्रम कायिक संकरण कहलाता है। तो बेटे इसको कायिक संकरण भी कहेंगे, क्योंकि यहां पर आप देखिएगा कि कायिक कोशिकाओं से नया पौधा बन रहा है। कि आपने टमाटर और आलू के लिए जो कोशिका ली है वह कायिक कोशिका है। तो ये जो एक प्रकार का उत्तक संवर्धन है, उत्तक संवर्धन को सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन भी कह सकते हो या कायिक संकरण भी कह सकते हो। ऐसी स्थिति की कल्पना करो जब टमाटर का प्रोटोप्लास्ट आलू के प्रोटोप्लास्ट से युग्मित होता हो तथा वृद्धि करने के बाद में एक नए संकर पादप को जन्म देता हो। तो यह संकर पादप का नाम क्या होगा, पोमेटो। इस संकर पादप का नाम होगा पोमेटो। इसमें टमाटर तथा आलू अभिलक्षण संयुक्त रूप से होते हैं और इस प्रक्रम के परिणामस्वरूप पोमेटो का निर्माण होता है। यानी इससे जो पौधा बनेगा बेटे उस पौधे का नाम होगा पोमेटो। तो एक बार और आप अच्छी तरह से समझ लें, अच्छी तरह से बेटे, कि ऐसे स्थिति की कल्पना करो जब टमाटर का तो प्रोटोप्लास्ट और आलू के प्रोटोप्लास्ट से संयोजित होता है। फ्यूजेनिक एजेंट होंगे बेटे, वह एजेंट इनको आपस में संयोजित कर देंगे। संयोजित करते हैं बेटे एक फोरियन संरचना बनेगी, यानी चतुर्थ गुणित संरचना बनेगी, जिसे साइब्रिड कहते हैं। नॉर्मल संकरण करवाया जाता है उसमें हाइब्रिड बनता है बेटे, और जब टिश्यू कल्चर करवाया जाता है तो उसमें साइब्रिड बनता है। तो ये साइब्रिड यहां पर बनेगा और इसकी वृद्धि करने के बाद में संकर पादप का जन्म होगा जिसका नाम होगा पोमेटो। और इसकी विशेषता यह है बेटे कि ऊपर की तरफ तो इसमें वो टमाटर लगेंगे और धरती के अंदर बेटे इसमें आलू का भी निर्माण होगा। ये प्रोसीजर आप यहां से देख सकते हैं कि ये तो आलू कोशिका है और ये टमाटर कोशिका है। पहले बेटे इन दोनों को क्या किया गया है, यानी सेल वॉल रहित किया गया है। तो इधर तो आलू की कोशिका का प्रोटोप्लास्ट मिल गया और इधर टमाटर की कोशिका का प्रोटोप्लास्ट मिल गया। उसके बाद में बेटे दोनों में यहां पर फ्यूजन करवाया गया है, यहां पर इसको कहेंगे फ्यूजन। तो फ्यूजन करवाने के साथ ही बेटे ये साइब्रिड है, ध्यान रखना, और इसका विकास हुआ और इसके विकास से क्या बना, पोमेटो बना। अब पोमेटो की क्या विशेषता है कि यहां पर बेटे
टमाटर तो ऊपर की तरफ आएंगे और इसमें आलू नीचे की तरफ आएंगे। अगर काश ऐसा हो जाए बेटे तो ये तो किसान के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी ये जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया केवल जो है लेबोरेटरी तक ही सीमित है बेटे। तो इस पादप को कहा गया है पोमेटो। तो ये आपको यहां पर याद रखना है। आगे चलते हैं बेटे अपन, तो आगे इसके अंदर आता है एकल कोशिका प्रोटीन यानी सिंगल सेल प्रोटीन। ये याद रखना, एससीपी से कहा जाएगा सिंगल सेल प्रोटीन। तो ये ध्यान रखना बेटे, एससीपी यानी सिंगल सेल प्रोटीन। बेटे ध्यान रखिएगा कि कई पौधे ऐसे होते हैं जो प्रोटीन बनाने में भी मदद करते हैं। एस्पाइरुलिना वगैरह का आपने नाम सुना होगा। तो यहाँ आप देखिएगा कि नॉर्मल प्रोटीन जो हमें देखने को मिलती है ये बेटे दालों में मिलती है, धान्य में मिलती है, सोयाबीन वगैरह में है, इनमें प्रोटीन का स्रोत ज्यादा होता है। तो यहाँ आप देखिएगा बेटे कि यहाँ पर जैसे धान्य है, दलहन है, सब्जियां हैं, फल हैं आदि के पारस्परिक कृषि उत्पादन से मनुष्य तथा पशुओं की संख्या जिस दर से बढ़ रही है आहार संबंधी मांग पूरी नहीं हो पाती है। क्योंकि बेटे ध्यान रखो कि जैसे पशु है और जो है मनुष्य है, सबको बेटे प्रोटीन चाहिए। ये प्रोटीन हमें धान्य से मिलेगी, दलहन और सब्जियों से मिलेगी, लेकिन जिस संख्या में जंतु और मनुष्य की जनसंख्या बढ़ रही है उस संख्या में, उस मात्रा में बेटे प्रोटीन इनसे प्राप्त करना संभव नहीं हो पा रहा है। तो अब देखो पक्षियों की फार्मिंग यानी रख रखाव के दौरान, यानी अगर हमें पक्षियों की फार्मिंग या रख रखाव के दौरान अगर 1 केजी मांस उत्पन्न करना है तो उसके लिए 3 से 10 केजी धान्यों की आवश्यकता होगी। यानी बेटे ये ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लेते हैं पोल्ट्री फार्म है या गोट फार्मिंग है या केटल फार्मिंग है, तो बेटे यहाँ पर इनकी जो फार्मिंग की जाती है इनसे मीट प्राप्त करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो बेटे अगर बाय द वे किसी जंतु में 1 किलो मीट बढ़ाना है, उसका वजन बढ़ाना है, तो उससे उसको 3 से 10 किलो पहले आपको धान्य खिलाना पड़ेगा। ये याद रखना बेटे। तो इतनी आसानी से वरना उसमें प्रोटीन नहीं बन पाएगी। उसी के साथ में देखो बेटे 25% से भी अधिक मानव की जनसंख्या भूख और कुपोषण का शिकार है। यानी पूरे वर्ल्ड की बात करें अपन तो पूरे विश्व में सभी जनसंख्या को भरपेट भोजन नहीं मिल पाता बेटे। कई ऐसे गरीब देश हैं जहां की जनसंख्या को पूर्ण रूप से भोजन नहीं मिलता। तो ये विश्व का कितना परसेंट भाग है? लगभग 25% भाग है। पशु तथा मानव पोषण के लिए प्रोटीन का वैकल्पिक स्रोत में से एक एकल कोशिका प्रोटीन है। यानी ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि अब इसको कैसे तैयार किया जाए। तो बेटे इसका एकमात्र स्रोत है सिंगल सेल प्रोटीन, यानी जो है सिंगल टीपी यानी प्रोटीन। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब आगे देखिएगा बेटे कि सूक्ष्म जीवों का प्रोटीन के अच्छे स्रोत के रूप में बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। अभी मैं आपको एक का नाम बताऊंगा, स्पाइरुलिना। बेटे स्पाइरुलिना एक ऐसा बैक्टीरिया है जो प्रोटीन का प्रचुर स्रोत है ना। तो ये ध्यान रखना बेटे कि यहाँ आप देखो सूक्ष्म जीवों का प्रोटीन के रूप में बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा है। और इसके एग्जाम्पल में आप याद रख लें स्पाइरुलिना यानी स्पाइरुलिना। क्लियर? और अधिकांश लोगों द्वारा मशरूम, बेटे मशरूम को भी भोजन के रूप में इस्तेमाल के रूप में खाए जाने लगे हैं। बड़े पैमाने पर मशरूम संवर्धन एक प्रकार से बढ़ता हुआ उद्योग, ध्यान रखना, और जिसे अब विश्वास होने सा लगा है कि सूक्ष्म जीव भी आहार के रूप में स्वीकार्य हो सकते हैं। यानी जो सूक्ष्म जीव है बेटे, ये सूक्ष्म जीव भी जो है क्या कहते हैं आहार के रूप में स्वीकार्य हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो ये ध्यान रखना बेटे कि अधिकांश लोग द्वारा मशरूम के रूप में भोजन खाए जाते हैं और बड़े पैमाने पर जो है इन्हें उगाया जाता है। तो ये था बेटे हमारे पास में यानी एकल प्रोटीन के स्रोत। और उसके बाद में बेटे नीलहरी शैवाल, जैसे एक का नाम है स्पाइरुलिना, है ना, कोशिका आलू संसाधन संयंत्र, घास फूस सीरा पशु खाद आसानी से उगाया जा सकता है ताकि बड़ी मात्रा में इससे ये प्राप्त हो सके। तो याद रखना बेटे ये एक स्पाइरुलिना है जिन्हें आलू संसाधन से यानी रिसर्च इंस्टीट्यूट है बेटे, पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट,
वहां पर घास फूस, सीरा या पशु खाद्य पर आसानी से उगाया जा सकता है। स्पाइरुलिना, ये विषय ध्यान रखना में, प्रोटीन, खनिज, वसा और कार्बोहाइड्रेट और विटामिन की प्रचुर मात्रा विद्यमान होती है। तो बेटे वर्तमान का जो सबसे प्रचुर स्रोत है प्रोटीन का वह है स्पाइरुलिना, जो एक प्रकार की नीलहरी शैवाल है और इसे बेटे यहां पर पशु खाद्य पर या घास फूस पर उगाया जा सकता है। इस स्पाइरुलिना में प्रोटीन तो होता ही है, लेकिन साथ में बेटे इसमें खनिज लवण भी होते हैं, वसा भी होती है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है और विटामिन की भी प्रचुर मात्रा इसके अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद में देखो जीवाणु की कुछ प्रजातियां जैसे मिथाइलोफेरस और मिथाइलोट्रोपस, इनकी वृद्धि और बायोमास उत्पादन की उच्च दर से संभावित 25 टन तक प्रोटीन का उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, मिथाइलोफेरस, मिथाइलोट्रोपस, ये बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनसे प्रोटीन का उत्पादन करने में जो है बेटे सहयोग मिल रहा है। तो ये तो स्पाइरुलिना, तो ये तो नीलहरी शैवाल है और जीवाणु की कुछ प्रजातियां मिथाइलोफिलस और मिथाइलोट्रोपस, इनकी वृद्धि और बायोमास उत्पादन की उच्च दर से संभावित 25 टन तक प्रोटीन का उत्पादन कर सकते हैं।